नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। 7 लाख रुपए तक का टैक्स में छूट मिली हुई है। 50 एयरपोर्ट महिलाओं को सौगात, मिडिल क्लास पर बरसी निर्मला की नेमतें और 1 साल के लिए फ्री राशन स्कीम का ऐलान किया गया है। 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। छात्रों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी, पंचायत और वार्ड स्तरों पर लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है। तो ये सारी चीजें की गई हैं। आपको बताएं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 का बजट पेश किया, जिसमें टैक्स कटौती समेत तमाम बड़े ऐलान किए गए। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इतना ही नहीं, निर्मला सीतारमण ने महिलाओं और नागरिकों को बड़ी सौगात दी है। इसके अलावा किसानों, युवाओं और छात्रों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। उन्होंने बताया है कि देश भर में 50 नए एयरपोर्ट्स का निर्माण किया जाएगा। अब इस बजट में क्या कुछ खास है, ये छोटे रूप में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब इसकी विस्तृत चर्चा हम कर रहे हैं आपसे कि आखिर इस बजट में क्या है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जो है बजट पेश किया। उन्होंने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी पूर्ण बजट को अमृतकाल का पहला बजट बताया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है। दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है। निर्मला सीतारमण ने टैक्स कटौती समेत तमाम बड़े ऐलान किए। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सौगात दी है। इसके अलावा किसानों, युवाओं और छात्रों के लिए बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। उन्होंने बताया है कि देश भर में 50 नए एयरपोर्ट्स का निर्माण किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स धारकों को बड़ी राहत दी है। अब 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में नया आयकर स्लैब पेश किया है। अभी तक 5 लाख रुपए तक आमदनी पर कोई आयकर नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब इस कैंप को सरकार ने बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया है। हम आपको बता रहे हैं थोड़ा सा स्लैब जिसमें ये बातें लिखी गई हैं कि 0 से 3 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं है और 3 से 6 लाख रुपए पर 5% और 6 से 9 लाख रुपए पर 10%, 9 से 12 लाख रुपए पर 15% और 12 से 15 लाख रुपए पर 20% टैक्स लगाया गया है। 15 लाख से ज्यादा पर आय पर 30% का टैक्स लगेगा। आज हम इसी बजट के बारे में बात करेंगे। टैक्स की बातें भी हैं, कृषि की बातें हैं, महिलाओं की बातें हैं। इसमें तमाम नेमतें बरसी हैं मिडिल क्लास पर। क्या इसे 2024 का बजट कहा जाएगा? 2024 का चुनावी बजट कहा जाएगा? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान हैं, भरत सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही अश्विनी शाही जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही अर्थशास्त्री डॉक्टर MP सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अश्विनी शाही जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपसे ही शुरुआत करते हैं। मिडिल क्लास पर नेमतें बरसी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का और टैक्स पेयर को भी राहत मिली है, और इसे क्या हम 2024 आम चुनाव यानी कि लोकसभा का जो चुनाव आने वाला है उसे जोड़कर देख सकते हैं? रहते हैं, आम चुनाव है, मान लीजिए 24 में पूरे देश का बजट है, मगर ये बजट जो है गागर में सागर भरने का काम किया गया है और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें व्यवस्था की गई है। 25 साल तक का ये विजन लेकर चले हैं माननीय सीतारमण जी ने जो ये बजट पेश किया है। ये लोक लुभावन नहीं, लोक कल्याणकारी बजट है। इसमें सभी चीजों का ध्यान रखा गया है, कोई सेक्टर छोड़ा नहीं गया है देवेंद्र जी, और बहुत ही करीने से सजाकर देश के उत्थान में क्या क्या चीजें कारगर साबित हो सकती है, उन पर किसका ध्यान गया है, किसका नहीं गया है, किस पर ध्यान गया है, किस पर नहीं गया है, सबका ध्यान रखा गया है। और सभी वर्गों के लिए, किसी एक वर्ग की बात नहीं है, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो,
टैक्स में इतना बड़ा कभी भी इजाफा नहीं हुआ था आज तक। 2 लाख रुपए का इजाफा कभी हुआ ही नहीं था। अगर हुआ होता तो ये 5 लाख नहीं होता। ये अभी तक 56 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, ये 50 लाख हो गया होता, टैक्स की छूट मिल जाती। कभी इतना बड़ा इजाफा नहीं किया गया था। तो ये सबको देखते हुए रेलवे को देखिए 3 गुना 2.4 लाख करोड़ 3 गुना दिया गया है। 100 नई परियोजनाएं चालू की गई हैं। नौकरियों के लिए जो एकलव्य विद्यालय है उसमें 38,800 शिक्षकों की भर्ती का मामला हो, या रेलवे में 76,000 नौकरियों का मामला हो, या स्टार्टअप कृषि में देखिए स्टार्टअप, आज तक कृषि को लोग उद्योग की बात करते थे, कृषि में स्टार्टअप की बात कर रहे हैं। दूसरा, महिलाओं को कृषि महिला जो किसान है उनको 54 लाख उन किसानों का कोई ध्यान नहीं रखता था, कभी भी नहीं ध्यान रखा गया, और अब जो है उनका ध्यान रखा गया है और उनको जो है इस बजट में स्थान मिला है कि उनको 54,000 करोड़ महिला किसानों को मिल रहा है। तो ये चीजें सभी एक समावेशी बजट है, बहुत शानदार बजट है। और इसमें जितने भी हमारे विद्वान लोग हैं, ये 10 में 10 से नीचे कोई नंबर नहीं दे रहा है इसको। इतना शानदार, इसको अब चुनाव से जोड़ दें या कुछ कह दें वो तो अलग बात है। हमारे भरत भाई बैठे हैं, ये तो अभी 100 खामियां गिनाएंगे इसकी, लेकिन फिलहाल अगर कहा जाए एक स्वर में तो बहुत ही शानदार, सराहनीय और लंबे दिनों का बजट ये है। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। हम डॉक्टर MP सिंह जो अर्थशास्त्री हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इनके पास जाना चाहेंगे कि जैसा कि इन्होंने कहा है कि टैक्स स्लैब में परिवर्तन किया गया है, 5 लाख से बढ़ा करके 7 लाख किया गया है, जो एक अच्छी पहल है टैक्स पेयर्स के लिए कि उनके लिए ये अच्छी बात है। लेकिन जो इसमें टैक्स में जो कमी आएगी, राजस्व आय में कमी आएगी सरकार के, उसको कहाँ से पूरा करेगी डॉक्टर MP सिंह? सरकार कहाँ पूरा करेगी इसको? हेलो, आवाज आ रही? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो इस बजट को एक तरह से अगर हम व्यवहारिक रूप में देखें तो ये कह सकते हैं कि आयकर में जो छूट दी गई है वो निश्चित रूप से सराहनीय है, क्योंकि 5 लाख से 7 लाख जो मिल कर दिया है उन लोगों को। लेकिन जो 2 तरह का जो टैक्स स्लैब था, जो पिछला जो स्लैब था और जो नया स्लैब, और जो नए स्लैब में ही परिवर्तन किया गया है। छोटे वाले को, जो पिछले वाले को छोड़ दिया गया, और देश की 90% या 80% या 80% लोग पुराने वाले से ही भुगतान कर रहे थे टैक्स का। अब जो नए में, इससे क्या है कि सेविंग पर बुरा असर पड़ेगा। सेविंग पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि इसमें सीधा टैक्स यानी सीधा है 3 से 6 तक 5%, 6 से 9 उसमें 10%, और 9 से 12 तक 15% उसके इस तरह से। तो ये एक 12 से 15 पर 20% और 15 लाख से ज्यादा पर 30%। हाँ, वो इस तरह का। तो वो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि जो नए स्लैब में जो काम कर रहे थे, अब इसमें जो दे रहे थे टैक्स, अब ये होगा कि सरकार जो है वो ज्यादातर लोग नए स्लैब में ही देंगे। अब वो पुराना वाला तो इससे सेविंग पर बुरा असर पड़ेगा जी, यानी कि नए दूसरा जो आप कह रहे जाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन क्या इससे राजस्व हानि नहीं होगी सरकार को नए स्लैब से? देखिए, राजस्व हानि का मतलब यह है कि जब सेविंग रुकेगी तो नेचुरली तो लोगों की तो बैंकों के पास जो पैसा पहुंचता है, या रिजर्व बैंक के पास पैसा पहुंचता है, सरकार के पास पहुंचता है, तो वो उसमें कमी आएगी। दूसरे इन्होंने कोई नए टैक्स नहीं लगाए हैं, जिसका परिणाम ये होगा कि नए टैक्स न लगाने से ये भरपाई कैसे करें जी। यानी तो दिक्कतें भरपाई करने के लिए या तो 2 ही रास्ते हों। यानी कि दिक्कतें तो आनी हैं जी, कुछ कमी होगी। ठीक है, बिल्कुल। भरत सिंह जी, देखिए, ये चुनाव, आप इस बजट को, भरत सिंह जी। देखिए, दूसरा, जैसे मान लीजिए
ये सही है कि ये सरकार के द्वारा दिया गया बजट सराहनीय है, केवल मिडिल क्लास के लिए ठीक है। ठीक है, मिडिल क्लास के लिए सही है। भरत सिंह जी, आप इस बजट को किस रूप में देखते हैं, या यूं कहें कि कांग्रेस किस रूप में देखती है? देवेंद्र जी, ये पूरी तरह से चुनावी बजट पेश करने की कोशिश की गई हमारे वित्त मंत्री महोदया की तरफ से, लेकिन उसमें पूरी तरह से फेल रही। जिस तरह से 7 लाख का लॉलीपॉप देश की जनता मिडिल क्लास को दिया गया है, ये अभी मैं जो सुना, जो हमारे एक्सपर्ट महोदय बता रहे थे, उन्होंने सही कहा कि 7 लाख आपने जो छूट दिया है, वो छूट 7 लाख जो है वो है नहीं, उस पे उल्टा 15,000 रुपया और जनता को भरना पड़ेगा, मतलब जो टैक्स पेयर है, क्योंकि आपने जो है वो पुराने स्लैब पे वो अलग रखा है और नए स्लैब पे छूट दिया है। और बाकी आप देखेंगे देवेंद्र जी, जब भी कोई लेता है तो होम लोन तो सभी का चलता है, फिर उसके बाद में कार लोन है, होम लोन है, मेडिकल है, शिक्षा है, तो ये सब ज्वाइंट करके अगर आप देखेंगे तो वो घाटे में ही है। तो ये कहीं से भी ऐसा लग नहीं रहा है, खाली दिखने के लिए और कहने के लिए अच्छा है कि 7 लाख का जो है वो हमको छूट दिया गया। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि ये देश जो है वो किसानों से चलता है, नौजवानों से चलता है, युवाओं से चलता है, और तीनों के तीनों को ठगा गया है। किसानों को जो है थोड़ी आस लगा के किसान बैठा था कि हमारे लिए भी पढ़ाया जाएगा, कुछ ना कुछ अनुदान दिया जाएगा। अनुदान के नाम पे क्या दिया बताइए आप जी? 2 लाख करोड़ इन्होंने कहा है, लेकिन वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो नहीं पता। मगर किसान जो एमएसपी चाहता था वो सब बढ़ाना चाहिए था, वो सब पे तो बढ़ा नहीं। अभी आप एक चीज बता रहा हूं कि किसान अगर लोन लेता है तो उसको 10 से 12% जो है वो ब्याज देना पड़ता है, मगर जो इनके मित्र हैं, जो मित्रों को ये देते हैं, वो 0% पे देते हैं, उनसे कोई जो है ब्याज नहीं लिया जाता है। तो ये किसके लिए किया गया है ये बजट? क्या ये मित्रों के लिए बजट है, ये किसानों के लिए बजट है? ये साफ हो रहा है। देश के नौजवानों को जो नौकरी चाहिए थी, जो आस लगा के बैठे थे, वो कहीं भी पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है। आज भी वो परेशान है, नौकरी के बायोडाटा लेके अपने घूम रहे हैं कि कंपनी जा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं है। तो देश के नौजवान जो कि बॉर्डर पे हमारे लिए सुरक्षा करके अपनी शहादत जान भी देते हैं, उनके लिए कुछ बजट पे उनके लिए कुछ प्रावधान व्यक्तिगत तौर पे नहीं किया गया। ठीक है। और उसके बाद बड़ी आस लगा के लोग ये बैठे थे, सीनियर सिटीजन ये लगा के बैठे थे कि जो हमारा हक छीन लिया गया है, रेल में चलने के बाद 50% का उनको जो है टिकटों के ऊपर छूट मिलती थी, वो छूट खत्म कर दिया है, उसको फिर से लागू नहीं किया गया। ठीक है। और मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा उदाहरण ये चुनावी बजट कैसे लगता है कि कर्नाटक के लिए सूखे के वजह से 5,000 करोड़ का आप वहां पे बजट देते हो, क्योंकि कर्नाटक में अभी चुनाव है 4 महीने में। उसी के बगल में महाराष्ट्र है कि देश में सबसे ज्यादा किसान अगर आत्महत्या करते हैं तो वो महाराष्ट्र में करते हैं, लेकिन यहाँ के लिए आपने एकदम शून्य दिया, न किसी भी चीज में आपने महाराष्ट्र को कुछ नहीं दिया, महाराष्ट्र को खाली हाथ छोड़ दिया। इसी तरह से देश में जहां भी इनकी सरकारें हैं वहां पे इन्होंने अच्छा खासा छूट दिया है, और जहां पे विपक्ष की सरकारें, कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां पे इन्होंने कुछ नहीं दिया। तो देखा जाए तो ये पूरा जो बजट था ये कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए एक तरह से किया गया, और मिडिल क्लास को एक लुभावना जो लॉलीपॉप दिया गया, 7 लाख का सपना दिखाया गया, ये कहीं ना कहीं देखिएगा आगे चल के ये खोखला साबित होगा। चलिए, आगे चल के खोखला साबित होगा। एक आरोप एक तरह से लगा है, जो एक तरह से सत्य ही है, इन्होंने भरत सिंह जी ने लगाया है कि कर्नाटक को 4,000 करोड़ का पैकेज और महाराष्ट्र को खाली हाथ क्यों? अश्विनी शाही जी। जी देखिए, जब आवश्यकता पड़ेगी तो महाराष्ट्र को भी उतना ही मिलेगा जितना कर्नाटक को जरूरत पड़ने पर मिल रहा है। भरत भाई जो कह रहे हैं वो चीज देखने में ये आता है कि 2014 के बाद और पहले नॉर्थ ईस्ट में जो स्थिति ये लोग करते थे पहले, और 2000 के बाद 14 के बाद हम लोगों ने जो किया है, दोनों में कितना बदलाव है। इनकी सरकारें हुआ करती थी वहाँ, इन लोगों ने वहाँ के लोगों को ये कर दिया था
वी आर नॉट इंडियन, वो लोग कहते थे वी आर नॉट इंडियन, और आज वो फख्र से कहते हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तान के साथ रहना चाहता हूँ। अच्छा, फंड इसलिए दिया गया है, फंड इसलिए दिया गया जी, फंड इसलिए दिया गया है कि आज वो लोग कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, और जब कांग्रेस की सरकार थी तो कहते थे कि हम हिंदुस्तानी नहीं है। फंड इसलिए दिया गया है क्या? देवेंद्र जी, कुछ दूसरा लग रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं? जी, समझाइए। वहाँ पर 14 के पहले इन लोगों ने वो स्थिति मचा रखी थी कि वहाँ न सड़कें दिया इन लोगों ने, न हवाई अड्डा, कहीं कनेक्टिविटी नहीं, वहाँ के लोगों को आंदोलन में ये लोग भिड़ाते रहते थे। तो वही स्थिति ये सोच रहे हैं कि जो वहाँ पर था वो यहाँ ये लोग हम लोगों से चाहते हैं, हम लोग सबको दे रहे हैं। महाराष्ट्र में एक बता रहा हूँ, ये केंद्र सरकार की योजनाएं कैसे चल रही है भरत जी। ये पुल जो बन रहा है आप लोगों ने क्यों नहीं बनवा दिया? कांग्रेस ने 1964 में, आप मुंबई में रहते हैं, उसका उद्घाटन और शिलान्यास जो कहते हैं, उद्घाटन ने शिलान्यास किया था 64 से लेकर, और 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आधारशिला फिर से रखी उसकी, और वो ठीक है। हम आपको रोकना चाहेंगे सर, हमारे साथ डीसी शुक्ला जी जो कि एक अर्थशास्त्री हैं जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम आपके पास आएंगे सवालों का अपना पिटारा लेकर के। इतना आरोप लगा है, जवाब तो देने का हक बनता है। सर हम आपके पास आ रहे हैं, हम आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, हमारे अर्थशास्त्री लोग सम्मानित हैं, वो तो अपने विचार रखेंगे, लेकिन आरोप इतने लगे हैं जिसका जवाब तो मुझे मतलब बिल्कुल देना ही है। हम बस स्वागत करने के लिए शुक्ला जी के पास गए थे, आप जारी रखिए जी। दूसरी तरफ आइए, ये कर्नाटक और महाराष्ट्र में बांटते हैं, राहुल गांधी जाते हैं तो गुजरात और महाराष्ट्र में बांटते हैं। हम 140 करोड़ की बात करते हैं। हमने आज जो ये नौकरी और रोजगार की बात करते हैं, ये लोग कटोरा लेकर लड़कों को लेकर भीख मांगने के लिए मजबूर करते थे। आज यहाँ स्थिति ये है कि हम लोगों ने उन लड़कों को उस लायक बनाया, स्टार्टअप योजना, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, तो वो लड़के दूसरे को भी रोजगार दे सकें अपने साथ। एक स्टार्टअप में 150 लोगों को लड़के रोजगार दे रहे हैं। बेरोजगारी दर देखना हो तो राजस्थान चले जाइए, 35% से ऊपर है, जबकि राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 7.7% नहीं है पूरा। तो छत्तीसगढ़ आप भी चले जा सकते हैं सर, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी देख लीजिए। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ आइए उत्तर। ठीक है, जो सरकारें, हमारे कहने का तात्पर्य है अश्विनी शाही जी कि जो सरकारें वास्तव में गंभीरता से काम करेंगी, चाहे बीजेपी की हो। अश्विनी शाही जी मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है, नहीं अश्विनी शाही जी मेरी बात तो सुन लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हमारे पास, हमारी बात सुन लीजिए। देखिए, जो सरकारें वास्तव में विकास के लिए काम करेंगी और अच्छी तरह से काम करेंगी तो वास्तव में उसका परिणाम दिखेगा, और जो सरकारें वास्तव में गंभीरता से काम नहीं करेंगी तो वो काम उसी तरह से दिखेगा। छत्तीसगढ़ की सरकार ने अच्छा काम किया है, तो वहाँ पर बेरोजगारी दर देश में सबसे कम है, सबसे न्यूनतम है, ये अच्छी बात है। और इसी तरह से हमारे केंद्र सरकार को भी काम करना चाहिए। ठीक है, बजट आया है, हम बजट पे चर्चा कर रहे हैं, सरकारों के कामकाज की चर्चा नहीं कर रहे हैं। बजट कितना अच्छा है इस पे आना हम चाह रहे हैं। हम अर्थशास्त्री डीसी शुक्ला जी के पास जाना चाहेंगे और सवाल लेना चाहेंगे कि अन्न मुफ्त खाद्यान्न योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है बजट में, और साथ ही साथ आपको बताएं इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं जी। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी इससे कितनी ग्रो करेगी, गरीबी के उत्थान में कितना सहयोग करेगा? जी शुक्ला जी। देखिए देवेंद्र जी, ये जो योजना है, योजना जो है आपने बताई है और ये सरकार की बहुत दिनों से चल रही है, इसका एक रिजल्ट आता है कि इसमें जितना बजट है उसका मुख्य उद्देश्य है जनता को सारी राहत देना। ये पैंडेमिक में ये राहत शुरू हुई थी और लगातार चल रही है। मैं नहीं कहता, मैं कुछ राजनीतिक विश्लेषण नहीं करता, लेकिन एक अर्थशास्त्री की बात है कि अब आगे इसमें जाकर और जनता को अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा और रोजगार हमें सृजन करने होंगे, इंडस्ट्रीज को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो स्थिति वही आ जाएगी जैसी श्रीलंका, पाकिस्तान की और अन्य देशों की।
तो ये बहुत आवश्यक था, तो ये किया। लेकिन अब सरकार को रोजगार सृजन करना पड़ेगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, उसमें निजी क्षेत्रों की जो उपयोगिता है, निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिससे एक व्यक्ति, एक छोटा जो मध्यम श्रेणी व्यापारी होता है, कम से कम 5 लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट देता है। तो इस दिशा में हमें काम करना चाहिए। अभी फिलहाल तो हम इस तरह की योजनाएं दे रहे हैं खाद्यान्न की, कि जनता अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, और आगे योजना जो है इस तरह के हमें कम करके न देनी पड़े, इस तरह की हमें योजना बनानी। जी, अच्छी बात बताई है आपने डीसी शुक्ला जी कि वास्तव में यह योजना जो है मुफ्त खाद्यान्न योजना, इसको 1 साल बढ़ाने का सिर्फ मतलब हमें यही लगता है कि कहीं न कहीं सरकार मुफ्तखोरी को बढ़ावा दे रही है। वास्तव में जब इसकी आवश्यकता थी तब तो दिया, लेकिन क्या इस बजट में ये जरूरी था? हम यही सवाल करेंगे डॉक्टर MP सिंह जी से। देखिए, ये जो मुफ्त खाद्य योजना है, ये बिल्कुल अनुचित है। केवल 40% जनसंख्या की है जो पुअर है, उसको खाद्यान्न आप दीजिए, बकाया के लिए रोजगार की व्यवस्था कीजिए। आने वाले समय पर इतनी बड़ी अराजकता इस देश में हो जाएगी, क्योंकि 80 करोड़ लोग इस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं और 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा, तो निश्चित रूप से सरकार को उनको रोजगार देने की तरफ सोचना चाहिए, जैसा कि भी डॉक्टर शुक्ला ने कहा। जी, मैं बिल्कुल दूसरी तरफ मैं एग्रीकल्चर की भी बात करना चाहूंगा। जी, हम एग्रीकल्चर पे आएंगे सर, हम एग्रीकल्चर पे आएंगे सर, हम एग्रीकल्चर पे आएंगे सर, हम एग्रीकल्चर पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले इस पे बात पूरी हो जाए। अश्विनी शाही जी, तो अभी हमारे 2 अर्थशास्त्रियों ने, अभी हमारे जो 2 अर्थशास्त्री यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने आपके जो मुफ्त अन्न खाद्यान्न योजना है इसको नकारा है कि बजट में इसकी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी। क्या कहेंगे आप? लोगों से राय मांगी गई थी, आम जनों की सहभागिता थी, और सबके सहभाग्य से, सबके उससे सुझाव से ही ये चीजें बन रही हैं। और हम लोगों ने 10 दिसंबर तक उसका डेट तय किया था। पूरे देश के लोगों ने अपने अपने सलाह दिया। हो सकता है कि दोनों अर्थशास्त्रियों की सलाह उसमें न पहुंच पाई हो, लेकिन देश की जनता ने दिया, और सरकार को ये लगा कि हमको अभी अन्न इन लोगों को देना चाहिए, क्योंकि इनके साथ ही रोजगार को इन्होंने नकारा। रोजगार दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना काम हो रहा है, क्या वहाँ रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है? देश में इतने मेडिकल, अभी ये बताया गया कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हर महीने उसमें रोजगार नहीं मिल रहा है। ODOP उत्तर प्रदेश की योजना पूरे देश में लागू की जा रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, क्या उसमें रोजगार का सृजन नहीं होगा? MSME को इतनी छूट मिल रही है, MSME को लगाया जा रहा है स्टार्टअप में, क्या हमको रोजगार सृजन नहीं हो रहा है? कैसी बात करते हैं कि रोजगार सृजन नहीं हो रहा है और रोजगार सृजन करना चाहिए। आज महंगाई मैं बताना चाहता हूँ, ऑल टाइम महंगाई, मैं 3 साल का आंकड़ा था, 2012-13 वो 9 और 10 और 12, 10% से ऊपर ऑल टाइम महंगाई। 13% कांग्रेस में रही है, 6% हम ठीक जैसे ही हमारी सरकार 14 में आई 6 पॉइंट से नीचे ले आए। 2018-19 में वो 3.3 का रह गई थी, आज 7% तक पहुंची हुई है। भरत सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। आज रोजगार सृजन भी हो रहा है, किसानों के लिए भी हम काम कर रहे हैं, और इस देश के लोगों को हम अनाज देकर जो है, फिर चुनाव की तरफ आप लोगों का ध्यान जाता है। चुनाव तो 22 में खत्म हो गया, 10 राज्यों का फिर है, फिर 24 में होगा, फिर उसके बाद चुनाव होगा। तो चुनाव तो हर साल यहाँ लगे। जी, भरत सिंह जी। देखिए, अश्विनी शाही जी भाजपा के प्रवक्ता है, पार्टी को डिफेंड करने के लिए बैठे हैं, मजबूती से डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन भूल जा रहे हैं कि ये जो लॉलीपॉप दे रहे हैं, और देश की जनता को, ये देश की जनता समझती है। और मैं आप अभी कह रहे थे कि 80 करोड़ जनता को मुफ्त में जो राशन दिया जा रहा है, मैं अश्विनी जी आपसे पूछना चाहता हूं कि 80 करोड़ जनता को आप राशन दे रहे हैं मुफ्त में, तो ये सही है? अगर विपक्ष यही काम करता है, या किसी पार्टी का कोई नेता मुफ्त में देता है, तो आप कहते हैं कि ये प्रलोभन दे रहे हैं।
लोगों को जो है मतलब जबरदस्ती बोलते हैं ना, एक हाथ में कटोरा लेके वो भीख मांगने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मतलब आप अगर सीधे कहिए ना, दिल्ली की सरकार की बात कीजिए भरत सिंह जी। हाँ जी, दिल्ली की सरकार की बात कीजिए, अरे वो जब वो दिल्ली मुफ्त देने का चाहे वो दिल्ली वादा करते हैं। शरद पवार जी को भी याद करिए। मेरी बात अरे भाई एक लाइन जोड़ता हूँ, एक लाइन जोड़ रहा हूँ, आपकी बात सुन रहा हूँ, मैं अभी भी सुनूंगा। मैं एक लाइन जोड़ रहा हूँ। शरद पवार जी तो कृषि मंत्री रहते हुए मना कर चुके हैं, हम अनाज नहीं दे पाएंगे। उस समय आवश्यकता थी क्या के लोगों को, जो मना किया उन्होंने, अभी जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, बेचा उन्होंने। अभी आप सुन लीजिए, अभी जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, दो सलाहकार बैठे हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, उन्होंने कहा इसको नकारा कि कहीं न कहीं ये देश के ऊपर बोझा होगा। मेरा ये सवाल ये था कि चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो हमारे राजस्थान की सरकार हो, अब राजस्थान की सरकार में हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी 500 रुपए में सिलेंडर कर रहे हैं, तो आप लोग उस पर हाय तोबा मचा रहे हैं, कहां से पैसा आएगा, कहां से पैसा आएगा? नहीं, कहां से हो गया, पास हो गया, नहीं तो अरे भाई पास हो गया है। आप पता, हमें मालूम है, हम सरकार चला रहे हैं, मुझे पता है कि आपको पता है। मैं ये कहता हूं कि जिस तरह से 2014 में आके आपको 15 लाख रुपए दे रहे थे, मैं ये कह रहा हूं कि पहले सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि देश की जनता को क्या 2014 में आने के पहले जो 15 लाख रुपए का सपना दिखाया गया था, वो बजट है क्या? आपके एजेंट बाबा रामदेव जो टीवी पे बैठ के कह रहे थे 30 रुपए में डीजल, 40 रुपए में पेट्रोल आपको चाहिए कि नहीं चाहिए तो नरेंद्र मोदी जी को लाइए। क्या वो जो है आपके प्रचार के लिए और वो एजेंडा आप लोग सेट कर रहे हैं कि आप चुनाव के लिए, ये 2024 के चुनाव को देख के और 9 राज्यों में जो चुनाव है उसको देख के आप लोग ने एजेंडा सेट तय कर रहे हैं। उसके बाद जब खत्म हो जाएगा तो अमित शाह आगे आएंगे और ये कह देते हैं कि ये तो जुमला था। देवेंद्र जी ये बोलेंगे जुमला था, ये तो हमने तो ऐसे ही कहा था। दूसरी चीज, आपने देश के नौजवानों के बारे में जो कहा ना कि इतनी नौकरियां, इतने लोग को हमने दिया, देश के नौजवानों के बारे में आपकी राय और आपके मंत्रियों और देश के प्रधानमंत्री की राय क्या है पता है? कि वो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट है, एमबीए किए हुए हैं, और उसको आपके मंत्री आके कहते हैं कि ये तो पकौड़ा भी तलेंगे तो चलेगा, पकौड़ा तलना चाहिए। अरे देश के नौजवानों का इससे ज्यादा बेइज्जती आपके द्वारा और क्या की जाएगी? देश के किसानों की आपने बेइज्जती की। 1 साल तक जो है दिल्ली के बॉर्डर पे वो जो है सर्दी गर्मी बारिश में बैठे रहे, 700 किसान शहीद हो गए, उनकी बेइज्जती किया। आपके नेता जो है वो ये कहते हैं कि देश के नौजवान जो है, पढ़े लिखे नौजवान, वो क्या करेंगे? पकौड़ा तलेंगे। ये तो आपकी सोच है। कुल मिलाकर के हम डॉक्टर MP सिंह जी के पास जाना चाहेंगे कि अगर पूरी तरह से अगर देखा जाए, क्योंकि समय की हमारे पास कमी है, और मैं चाहता हूं कि बजट को अगर जो पूरे सार के रूप में देखा जाए तो ये किस प्रकार का बजट आपको लगता है? जी ये मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये पूरा बजट जो आया है वो विकास परक तो है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इसमें ये लगा हुआ है कि जैसे किसानों को MSP मिलनी चाहिए थी, क्या किसानों की लागत जो है ना, बिजली के दाम बढ़े हुए हैं, पानी के दाम बढ़े हुए हैं, और ये सब सब दाम बढ़े हुए हैं, तो उनकी जितनी लागत आती है उतना उत्पादन का उन्हें कीमत मिल ही नहीं पाती है। तो दोगुनी आय कहाँ हो पा रही है किसानों की? तो ऐसी परिस्थिति में जो किसानों को सुविधाएं दी जा रही हैं या जो डिक्लेरेशन किया गया है, इसके लिए सरकारी मशीनरी पर अंकुश लगाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, तभी बजट अपने लक्ष्यों को पूर्ति कर पाएगा। जैसे अभी जैसे MESE सेक्टर जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, इनके लिए जैसा कहा जा रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कहाँ लग पा रही हैं? भौतिक मतलब मूलभूत सुविधाएं तो हैं, बट जो सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन वहां पर उनको प्रोटेक्शन नहीं है। बड़े उद्योगपति जो है ना, वो पूरी तरह से उनको बर्बाद कर देते हैं। रॉ मटेरियल उन्हें मिल नहीं पाता है, ऋण जितनी आसानी से कहा जा रहा है मिल जाएगा, वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो जैसा उद्योगों का ढिंढोरा पीट रहा है उतना हो नहीं पा रहा है। इसलिए सरकारी मशीनरी को जितना टाइट कर सकते हैं उतना टाइट करें, तभी ये बजट सही हो, तभी ये बजट अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर पाएगा। जी DC शुक्ला जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप इस बजट को किस रूप में देख रहे हैं? जी पूरी तरह से।
समय देखिए, कम है। अगर मौजूदा परिस्थितियों में देखा जाए तो ये बजट अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ बजट है। जी। उसका कारण है, अगर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य आप देखें, भारतीय परिदृश्य देखें, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने का बहुत अच्छा प्रयास किया गया है और आवश्यकताएं थी उनको अब देखिए डिजिटल इकोनॉमी की तरह देखिए। देश की तरक्की तभी हो सकती है जब हम इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे देखें और इस पे बड़ा अच्छा प्रयास किया गया है। इंडस्ट्रीज को भी प्रमोशन दिया गया है, छूट भी दी गई है और एक डिजिटल जो क्लाइमेट बनाया गया है। देखिए, आज का युवा जो है अब वो पूरी तरह से बदल चुका है और हम तभी सशक्त हो सकते हैं जब आर्थिक रूप से हम एक महाशक्ति बने और आर्थिक रूप से हम सुदृढ़ बने इस दिशा में। और ये सब बातें एक दिन में पूरी नहीं हो सकती हैं। देखिए, हमने पिछले 40 सालों में, जहाँ 50 सालों में सारी सरकारें देखी हैं और इस तरह के लोक लुभावन बजट जो है हमेशा से आते रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली चीज है, क्या ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट है कि नहीं है। एक दिन में सब चीजें नहीं हो जाती हैं, लेकिन मुझको लगता है कि बजट एक सही डायरेक्शन में है। हो सकता है कुछ इलेक्शन की वजह से कुछ चीजें बजट में होती नहीं है, पास्ट में भी होती नहीं है, लेकिन ये अच्छा बजट है। अंतरराष्ट्रीय जो परिदृश्य उसको देखते हुए है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूत और सशक्त करने वाला बजट है। और मेरे ख्याल से धीरे धीरे स्थितियां भारत जैसे जीडीपी की बात करें, जीडीपी किसी की 3 से 4% से ज्यादा नहीं है और जो हमारी जीडीपी है, IMF भी कह रही है, विश्व बैंक भी कर रही है, विश्व में सर्वोत्तम लगभग 7% के आसपास आने वाली है। ये मैं किसी सरकार की, मैं बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं करता हूँ, भारत सरकार का बजट है। इसका बजट बड़ा उम्मीद करता हूँ, बड़ा आशान्वित हूँ कि हम बड़े सशक्त होके दुनिया के सामने निखर। जी, अब घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं देती, भरत सिंह जी माफ कीजिएगा, घड़ी की सुइयां इजाज़त नहीं देती कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। तो सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो अर्थशास्त्रियों की नज़र में यह बजट है वास्तव में एक अच्छा बजट है और अगर इस पर सही से इसे कार्यान्वित किया जाए, प्रशासनिक अधिकारी इस पर काम करें और योजनाओं को संचालित करें, लागू करें, तो वास्तव में ये एक बढ़िया बजट साबित होगा। लेकिन हाँ, आज आलोचनाएं तो होती रहती हैं और यहाँ भी आलोचनाएं हो रही हैं, लेकिन जो बजट है वो उम्दा बताया जा रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।